आप लोगों को स्क्रीन शेयर नजर आ रही है कि कैमरा नजर आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों? Screen shared and screen shared. से आ रहा है। ज्योमेट्रिकल हमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चाहिए? मेजर एंड ड्रॉ लाइंस एंड एंगल्स। मेजर कैसे करना है? स्केल के साथ। ड्रॉ कैसे करनी है? स्केल के साथ। लाइंस और एंगल्स दोनों आने चाहिए, आते होने चाहिए। पेपर में आता है कि नहीं सवाल, ये एक अलग बहस है, आता होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। भाई साहिल, यहां तक आपका भी सिलेबस का हिस्सा है। ट्रायंगल बनानी चाहती होनी चाहिए आपको। गिवन दी लेंथ, अगर उसकी लेंथ दी हो ऑल साइड्स की। रूलर और पेयर ऑफ, डी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ रूलर और कंपास यूज करना है। ड्रॉ एंड यूज इंटरप्रेट, सॉरी, ड्रॉ यूज एंड इंटरप्रेट नेट्स। नेट्स कोई चीज होती है, नेट भी किसी चीज को कहता है। अच्छा जी। रूलर शुड बी नोट्स एंड रूलर यूज करें जी स्ट्रेट एंगल्स के एग्जांपल। ड्रॉ नेट्स ऑफ क्यूब्स क्यूबॉइड्स के मेजरमेंट्स फ्रॉम नेट्स निकालनी आनी चाहिए आपको, वगैरह वगैरह। इसको बाद में देखते हैं, फिलहाल हमने क्या दिया? ट्राइंगल हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा। इसको आज चलते हैं। ड्रॉ एंड इंटरप्रेट स्केल ड्राइंग्स, और स्केल ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। और यूज एंड इंटरप्रेट थ्री फिगर बेरिंग्स, आपको थ्री फिगर बेरिंग्स बनाने आते होने चाहिए। क्या आते होने चाहिए? बेरिंग्स बनाने हमने सीख लिए, तीन तीन चीजों के बेरिंग्स बने होते हैं जहाँ पे। हैव वी लर्नड बेरिंग्स? ए से बी, बी से सी। बेरिंग आता होना चाहिए आपको। बेरिंग हम पहले ही खत्म कर, ड्रॉ एंड स्केल ड्राइंग वाला काम हमने पहले नहीं किया था। स्केल ड्राइंग वाला काम हमने पहले, यहाँ तक रूलर मस्ट बी यूज फॉर ऑल स्ट्रेट लाइंस। बेरिंग आपको आती होनी चाहिए। एग्जांपल, बेरिंग लिखने का तरीका होता है, थ्री डिजिट यूजुअली वर्ड लिखते हैं क्योंकि 360 जाना होता है। पॉइंट डी इज ड्यू ईस्ट वगैरह हम कर चुके हैं। और कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा इसके अंदर ड्राइंग का काम। ठीक हो गया? आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये एक्सटेंडेड का सिलेबस है या कोर का सिलेबस है। ये बेटे हम कोर कोर का सिलेबस बेटे ये वाला चल रहा है जो ऊपर आ लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना। यहाँ से हमने कहीं से रेड करना शुरू किया था, तो हम नंबर यहाँ से हमने शुरू किया था रेड करना। यहाँ से एक्सटेंडेड का सिलेबस शुरू है, इसके पीछे था कोर का सिलेबस। ठीक है? वी गुड? ओके। अच्छा अच्छा। Yeah. अब आखिरी चीज जो देखनी है वो है इसके अंदर ड्राइंग से ही रिलेटेड एक और चीज है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसका भी सिलेबस को हल्का हल्की सी नजर अभी मार लेते हैं ताकि हमें पहले से पता हो कि उसको और इसका क्या ताल्लुक है। रिफ्लेक्शन आनी चाहिए आपको, रोटेशन आनी चाहिए, एनलार्जमेंट आनी चाहिए, ट्रांसलेशन आनी चाहिए। चार लफ्ज याद कर लें, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट और, हम इन चारों को 2 मिनट बाद देखते हैं। और हमारे पास सिलेबस में कोई भी चीज शामिल, अब हमें उसने कहा था कि आपको, अब आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन शेयर बंद करते हैं और ड्राइंग के पोर्शन पे आ जाते हैं। आई होप आपको ठीक से नजर आ रही हैं चीजें और हम आसानी से इनको मैनेज कर Yes. पाएंगे। Yes, I have a really small one, but it was all I had. If you don't mind. मुझे तो पता नहीं आपके पास क्या है बेटे, वो तो आप, I have a really आपको मेरी, small one. ठीक है होगी, आई गॉट इट। सबसे पहले ये जरा देखिएगा, आप तो देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपको पेपर में लाजमी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए उसके मुताबिक ये बेटे चाहिए आपको लाजमी। Oh, I have the same compass. अच्छा ठीक है बेटे, मुझे भी काम कराने दो। ये चीजें मुझे चाहिए लाजमी पेपर में। एंड दिस ओनली इन क्लास, अगर आप में से कोई तंग करेगा तो आई माइट यूज दिस, वरना इसकी पेपर में जरूरत। दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ स्क्वेयर्स, इनको कहते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये दोनों बड़ी। और लेकिन Important. हमारे पेपर में इनका कोई खास इस्तेमाल, मैथ्स एज फार एज जितना हमें सिलेबस नजर आया उसमें इसका इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा। बेटे ये बाद में इन छापरों से खेल लेना, अभी जो काम करा रहा हूँ उसी पर तवज्जो करो। ठीक है जी? छापरों का मैंने तस्करा किया है कहीं पे? नहीं ना किया है? तो जरा सिर्फ जो करा रहा हूँ उसको साइड पे करो। वी क्लिक गॉट दिस। तो अगर आप, अगर होता है ना बाज औकात बच्चे क्या करते हैं, दे वांट टू सेव मनी,
वैसे दुनिया जान का गंदबला खाएंगे और पता नहीं किस किस घटिया चीज पे पैसे खर्चेंगे जो सेहत के लिए भी खराब है और हर तरह से खराब है। लेकिन वो ना ज्योमेट्री बॉक्स नहीं सर हमने अपना खरीदना। वो इतना असल में ज्योमेट्री बॉक्स आता है 100 150 रुपए का। और वो जो ये जो सामान है खुला मिल जाता है सर 40 50 रुपए का। तो वो खुला हम ले लेंगे और वो चूंकि ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा तो वो गिरता रहेगा और पता नहीं क्या होता रहेगा। तो मैंने उनके लिए बताया कि ये चीजें लाजमी लेके जानी। चलो शार्पनर भी घर से शॉप करके ले जाना, वहां पे दांतों से चबा के जरूरत पड़ी तो कर लेना। इरेजर भी रहने देना शायद, यू नो। पेंसिल का कोई मेरे पास हल नहीं है आपके लिए। ठीक है। मेरा मशवरा फिर से क्या होगा यार, ये चीजें लेके जाना है, इरेजर शार्पनर साथ। सुनिए जी, मैं ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए कर, देखें ये पेंसिल ना प्री शार्पन्ड पेंसिल है, अभी अभी नई नई पेंसिल खरीदी ज्योमेट्री नई नई। इस तरह का हमारे शार्पनर के साथ तो नहीं होता ना। मैं इसको इसलिए यूज करने लगा हूँ, ऑलरेडी जो टिप है जो इसकी निब है बिल्कुल जो, इफ यू गाइस कैन सी, वो शार्पन्ड है। वो क्या है, अब आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन फोकस, वो शार्पन्ड है, मेरे गुजारा कर जाएगी, नहीं तो मैं इसको शार्प करता क्या करता। प्लीज जरा तवज्जो से देखिए, मैं ये जो ड्रामेबाजी है ना ये इसलिए कर रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं बताने लगा हूँ। ज्योमेट्री करा सारे लेते हैं, ये टिप्स नहीं दे बता पाते, इसकी वजह से एक्यूरेट आंसर्स नहीं निकलते। शायद आपने बचपन में कभी कुछ आर्ट्स एंड ड्राइंग की हो जिसमें कंपास यूज, दिस इज कॉल्ड कंपास, Yes. दिस इज कॉल्ड I प्रोट्रैक्टर, दिस इज रूलर, दिस इज रेजर, दिस इज पेंसिल। बेटे इसको बंद करके पेंसिल हमेशा इसके अंदर दाखिल करनी चाहिए, और इसको बंद करके करनी है। एंड टू हैव अ वेरी गुड आंसर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं इफ यू गाइस कैन सी, जब मैं इसको नीचे पुश करता हूँ मेरी पेंसिल अभी हवा में है थोड़ी सी, और मेरी वो ये जो इसकी टिप है ये लग चुकी है। द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज कि ये पेंसिल और टिप दोनों जब अपराइट होते हैं दोनों साथ लगी हों, इससे आंसर निस्बतन एक्यूरेट निकलता है। अब आई टाइटेंड इट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एक पेंसिल मेरे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि मुझे ये बार बार खोल के इसी के साथ काम ना करना पड़े। तो इट्स नॉट अ शार्प पेंसिल, शार्पन पेंसिल तो हम शार्पन अभी कर लेते हैं। अब मुझे शार्पनर का तो नहीं बताना क्या तरीका है, वो दूसरी पेंसिल ले लें, हाँ कैमरे पे आ रहा है फैंसी पेंसिल ले लेते हैं, ओके। वरना नहीं तो पहले पुश करो फिर ट्विस्ट करो तो शार्प हो जाती पेंसिल। ये तो आता है ना करना sir, we शार्प। don't need to know how to sharpen up and वो बेटे इधर बहुत बड़े बड़े लतीफे हैं, इनको पता नहीं पता होता। So this is also a pencil thanks to our Red Riding Hood। एक फैंसी पेंसिल उन्होंने दी, कैमरे the पे आ रहे हैं तो pen. हमें अच्छा फील हो रहा है। No, सो is it mechanical? तो बेटे पेंसिल है, अरे आप सुनो, ये इंटरेस्टिंग बातें नहीं है जिनकी तरफ आपका फोकस है, इसलिए आप इन चीजों को छोड़ दो, मैं जो Yes. काम करा रहा हूँ उसके बारे में जरा ज्यादा फोकस करो। तो इरेजर किस लिए है, जितना भी ड्राइंग का काम है वेदर इट्स अ ग्राफ और अ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सबसे आसान प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का छोटा सा सवाल होना है। बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, मैं सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने लगा हूँ। ठीक है। पेंसिल से काम करना, और फाइनल ड्राइंग को पेन कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा मसला। ऑलवेज यूज अ लाइटर हैंड। क्या आपको पता लग रहा है यहाँ मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, कैन यू सी द लाइंस। इतना लाइट No. इस्तेमाल करना, लाइट सा बिल्कुल यूज करें, बिल्कुल लाइट सा इसको रखें। मैं इसको और करीब कर लेता हूँ ताकि आपको जो भी हो जरा ज्यादा क्लियरली नजर आ सके। इससे ज्यादा करीब किया तो मेरे मत्थे में लगेगा। गिव मी अ नोटबुक इसके नीचे रखने के लिए ताकि ये चेयर से बाहर भी निकलता तो कोई ये नीचे वाली बुक दे दो। ओके जी। व्हाइट कलर का पेज है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे पेज भी व्हाइट कलर का नहीं रखना चाहिए था। यू कैन सी ये बहुत लाइट कलर की लाइन था। ठीक है। वी क्लियर ऑन दिस। ओके यार ये जरा प्लीज को बच्चा हेल्प करना ही पड़ा रहा। Yeah. सबसे पहले जो चीज मैं डिस्कस करने लगा हूँ दैट इज स्केल एंड ड्राइंग। एक चीज उन्होंने कही थी स्केल एंड ड्राइंग की, उसके लिए आई वुड ऑलवेज नीड अ रूलर। अच्छा नहीं मैम आज तो क्लास, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगना ही लगना, पता नहीं देखें 15 20 मिनट लगेंगे, हम सॉरी आगे लगेंगे। आपको पेपर में वो सिलेबस में कहेंगे क्वेश्चन किस किस्म का होगा, सपोज दे विल से
जो जो जाना चाहता है चला जाए, मुझे काम तो कराना ही है। वो पेपर में आपको बताएंगे मिसाल के तौर पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर सपोज। अब वो कहेंगे जनाब आप एक स्क्वायर बनाए, क्या बनाए, या एक लेस से दो, एक तीर से दो शिकार करते हैं। वो आपको कहेंगे, आपको नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? कैन यू गाइस सी Yes, दिस? sir. मुझे लगता है कि अगर हम ये ऊपर वाली लाइट, कोई लाइट एक आधी जरा कम ज्यादा करके देखना, ये Two और क्लियर नजर आए। centimeter equals to 20 नहीं, kilometers. ये लाइट जो है ये नहीं ठीक, ये कौन सी लाइट है, इसको खत्म करो, वो भी बंद कर दो। बस ठीक है, दैट्स गुड इनफ। अगर वो कहता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ये आपको उसने क्या दे दिया, स्केल दे दिया। क्या दे दिया? आपको इससे खुद ही पता लग रहा है ना कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर, यार मुझे मैनिक्योर करा के आना चाहिए था। 1 सेंटीमीटर कैमरे पे आ रहा है ना, हाँ कैमरा कॉन्शियस का है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, राइट? 10 किलोमीटर। ओके जी, कहता है सर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर नहीं, 10। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? अब वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, अ ट्रायंगल, और बल्कि क्या करते हैं, विच इज इक्विलेटरल, वो किसी ने याद किया है ना अभी, किसी ने प्यार से याद किया है, विच इज इक्विलेटरल एंड हैज अ साइड इक्वल टू, लेट्स से 100 किलोमीटर में नहीं, ज्यादा 60 किलोमीटर। कोई ट्रायंगुलर ग्राउंड है 60 किलोमीटर का, आई से 60 किलोमीटर का, और मुझे उसकी मैप पे कोई स्केल्ड डायग्राम बनानी, आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल्ड डायग्राम, कंस्ट्रक्ट अ स्केल्ड डायग्राम इन द गिवन स्पेस। क्या हुआ बेटे, यहां तक को प्रॉब्लम समझ आ रहा है, नजर आ रहा है? मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस बारे में कि सही समझ आ रहा है कि नहीं, Yes. क्योंकि जो सामने वाले हैं ये तो मुझे कह ही देंगे कि आ गया समझ, ये तो ऑफ टाइम पे भी रोक लेंगे मुझे। अब क्या करना है, 60 किलोमीटर की बनानी है, तो कितने सेंटीमीटर की एक साइड होगी? इक्विलेटरल बताती है कि 6. सारी साइडें बराबर है, और 60 किलोमीटर बताता है कि हर साइड कितने की होगी, 6 सेंटीमीटर की। जी, कैमरा साफ करो। अभी थोड़ी देर बाद कह दो कि सर मुंह तो क्या है, वो तो किसी के पास है जी कोई कपड़ा हो सकता है ना, कमीज अभी इधर मैं उठाऊंगा, आगे दुपट्टे से कर दो साहब, आपको दुपट्टा भी नहीं है, हाँ यार किसी के पास है दुपट्टा, लेके आया कोई? आप लोग नहीं लेके आते? अच्छा, इफ एनीबॉडी हैज अ टिश्यू को साफ करने के लिए, जल्दी करो जल्दी, टाइम कीमती वक्त जाया हो रहा है। ऐसे सही है, वो कह रही है तो तंग आई हुई वैसी ही जिंदगी तो, अभी बस। तो हर साइड कितने सेंटीमीटर की होगी? उसने कहा था रूलर और कंपास के अलावा कोई चीज इस्तेमाल, ट्रायंगल बनाते वक्त कोई चीज इस्तेमाल। मैंने स्केल का भी आपको समझा दिया, स्केल हम पहले भी मैथ में स्केलिंग पढ़ चुके हैं, आपने निकाल ली। और हम ड्रॉ करेंगे, हम एक साइड पहले इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे रैंडमली। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनें नहीं लगी हुई, ब्लैंक पेज है। पेपर में भी हो सकता है ये स्पेस ब्लैंक हो। कितने की मुझे चाहिए बोला, 6 सेंटीमीटर चाहिए, कितनी चाहिए? व्हाट आई एम गोना डू इज, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी 6 सेंटीमीटर जीरो से स्टार्ट होती है। आई कैन सी, आई होप यू गाइस कैन ऑल्सो, कि मेरी जीरो 6 सेंटीमीटर शुरू होती है। आप प्लीज तरीका नोट कर लें, पहले मैंने स्केल रखा है, क्योंकि ये स्केल की वजह से भी ये इम्पैक्ट पड़ता है। सिक्का और स्केल, आपकी जो पेंसिल होगी, सिक्का और स्केल एक दूसरे से गैप पे होते हैं, तो बड़ी एहतियात से जीरो के ऊपर यहाँ पे मैंने ये पेंसिल रखी। अब आई एम गोना पुश इट अवे,
और ये मेरे पास लाइन आ गई 6 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जब मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पे 60 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ। आई रेकमेंड राइटिंग 6 सेंटीमीटर। अब ये टेढ़ी भी हो गई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे स्क्रीन पे देख के लग रहा है आई नीड टू राइट इट अ लिटिल बिट बिगर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? प्यारे बेटे, हमेशा जब भी आपने कंपास खोलनी है तो बचपन में हम क्या करते होते थे, अब सारी साइडें 6 सेंटीमीटर की होनी है ना, तो हम स्केल पे रख के ऐसे खोलते होते थे। कैन यू सी, ये स्केल पे रख के ना, ये यहां से यहां तक खोलनी है और इससे काम हो जाता है। इससे काम, बट इट्स नेवर एक्यूरेट। ये काम एक्यूरेट नहीं होता है। ये काम एक्यूरेट, इट्स नॉट एक्यूरेट। हमेशा जितनी कंपास खोलनी है उतनी लाइन ड्रॉ करें, रफ में कर लें और उस लाइन पे रख के कंपास खोलें। ड्यू पुट इट हेयर, और इतना जोर से ना दबाएं जैसे आप समझें कि पता नहीं मेरे कोई दुश्मन के ऊपर मैंने खंजर रख दिया और जुबा ही दें, सुराख ही कर दें उसके अंदर। और आप एहतियात से 6 सेंटीमीटर की लाइन है, नाउ यू सी, मेरा ये एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की कंपास खुली हुई है। गॉट इट? इक्विलेटरल है। व्हाट वुड यू डू? आप एक पॉइंट पे रखेंगे, यू ड्रॉ एन आर्क, यू ड्रॉ एन। अब इस पॉइंट से मैं कहीं भी ले जाऊं उस कंपास को, किसी भी तरफ ले जाऊं, वो इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर ही दूर है। और आपने देखा ये, क्या आपको नजर आ रहा है कि ये लाइन डार्क है और ये लाइन लाइट है? इसका मतलब जब आप ये ड्रॉ कर रहे हो, इस बात का बड़ा ख्याल, क्यों? क्योंकि वो आर्क असल में नहीं रिक्वायर्ड, उस आर्क को तो शायद मैंने बाद में मिटा देना है। अब आप देखिए, मुझे दूसरी भी चूंकि 6 सेंटीमीटर की बनानी है, मैंने कंपास को बड़ा एहतियात रखी हुई है कि मेरी कंपास, सॉरी, मैंने बड़ी एहतियात रखी हुई है कि मेरी कंपास, फिर बेटे बात पूरी कर लो, बड़ी एहतियात रखी हुई है कि जितनी खुली हुई थी कंपास उतनी दे चेंज ना हो। अब लेटर ऑन चल जाएगा अभी। जी वो कर, आप पूछ लें, आप क्या कह रहे हैं? क्या सादे पेपर पे ड्राइंग हो रही है, क्वेश्चन पेपर पे ड्राइंग हो रही है? वी आर ड्राइंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। सवाल आया, बात जब आएगी उसकी बारी बताऊंगा। प्लीज तवज्जो काम पे। यू पुट इट हेयर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एंड ड्रॉ अनदर आर्क। और ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो आप बड़ी एहतियात के साथ आप स्केल यहां रखते हैं। अब कोई बच्चा ऐसे स्केल एडजस्ट करके तो लाइन ड्रॉ करेगा तो उसकी लाइन ठीक नहीं होगी। सिक्का अगर आपका मोटा हुआ, पेंसिल अगर मोटी हुई, स्केल मोटा हुआ, लाइन करेक्ट। स्केल साइड पे करें, इस पॉइंट के ऊपर बड़ी एहतियात से पेंसिल रखें, फिर स्केल इसके साथ ला के लगाएं। फिर स्केल को देखें, ये देखें पिवट कर रहा है स्केल इस पॉइंट, पेंसिल नहीं लेने दे रहा मैं। अब एडजस्ट कर रहा हूँ, शायद ये यहां बनता है, फिर पेंसिल उठाई। अब ऊपर यहाँ मेरी फिंगर प्रेशर इस पॉइंट पे है, और फिर मैंने देखा ये यहीं बन रही है, हल्का सा लाइट करके ये उसी पॉइंट पे आ रही, यस आ रही है। तो आई ड्रू दिस, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। हल्की सी रेंज का फर्क होता है, बट पता लग जाता Less है। than एंड the यू डू other. दिस, एंड Sir, यू डू my द सेम। one of my आप lines सेम। look less than the other. अच्छा ठीक है बेटे, मुझे फिलहाल इसमें इंटरेस्ट है कि आप मेरा काम देखने मैंने क्या किया है, फिर मैं आपकी गलतियां सुनता हूँ। वी गॉट इट। आप चेक कर लें, दोनों तीनों हमने, चूंकि कंपास खोली 6 सेंटीमीटर थी, ये हो ही नहीं सकता ये 6 सेंटीमीटर ना हो। ये मैं 1 से 7 तक देखें काउंट कर रहा हूँ। If you guys can see, if I can, if the cameraman can bring it closer to you guys. थैंक यू कैमरामैन, वापस हो जाओ। वेलकम। Who is the cameraman? मी, आई माई सेल्फ। वी गॉट इट। समझ आ गई? Yeah. वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब वो सवाल पेपर में सिलेबस में आप देखें, उसने कहा था आपको मेजर भी करना आता होना चाहिए एंगल या रूलर के साथ। व्हाट इफ क्वेश्चन के अंदर ये भी हो, मेजर दी एंगल्स। अब इन देम, हमें पता है ऑलरेडी ना कि इनके जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्रीज के होंगे, बट आपको मेजर भी करना आता होना चाहिए 60 डिग्री कैसे। एंड मार्क देम, और वो मार्क करने को भी कह दे, एंड मार्क देम। तो मेरे पास यहाँ कहीं एक डी नाम, डी की तरह की शेप है जिसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, जो मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दी है, नीचे गिर गई है, किसी बच्चे ने नहीं उठा के दी। यार अब्दुल्ला,
अरे यार जरा कैमरा हिल जाएगा, नहीं तो मैं खुद उठा के। जी, पंखा बंद कर दो जी। अब जरा तवज्जो कीजिएगा जरा प्लीज। ये जो एंगल मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, यू डू इट लाइक दिस, इफ यू गाइज कैन सी। तो यहाँ पर इस कंपास के अंदर, इफ वी कैन शो यू द कंपास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दरमियान में, यहाँ कहीं कोई क्रॉस है, ये नजर आ रहा है क्रॉस। Yes, sir. यू कांट बाय फ्रेंड्स विद शुगर। अच्छा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ये क्रॉस देख रहे हैं, जहां भी एंगल में ये करना है, दिस क्रॉस हैज टू कम एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स कल को पूछ रहा था क्या होता है, नुक्कर को कहते हैं भाई। इस क्रॉस को एग्जैक्टली उस वर्टेक्स पे आना है। और ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस वन, ये जो लाइन है, ये 180 लिखा हुआ है इधर और 0 लिखा हुआ है उसके नीचे। दिस लाइन हैज टू बी एग्जैक्टली ऑन द लाइन, ये लाइन के ऊपर लाइन आएगी। आई विल रिक्वेस्ट द कैमरामैन टू डू दिस अगेन, कि वो आपको दिखा सके कि 180, देखिए लाइन के ऊपर लाइन है, 180 के नंबर पे जरा गौर करें। इट्स एग्जैक्टली ऑन द, और वो क्रॉस के बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर। अब आप जरा मेजरमेंट देखें तो एक बच्चा कहता है सर एग्जैक्टली 120 आ रही है, और उसके नीचे 60 भी लिखा हुआ है, तो कौन सी काउंट करेंगे? आप देखेंगे कि जीरो कौन सा, आप देखें जीरो नीचे है, नीचे वाली लाइन पे है जीरो, यानी 180, और जीरो में से जीरो नीचे लिखा हुआ है कि 180 नीचे लिखा हुआ? जीरो से Zero. काउंटिंग शुरू करनी है ना। तो इस जीरो के साथ जाते हुए देखेंगे क्या नंबर आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है। तो हमारा एंगल कितना है? थैंक यू कैमरामैन, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। सो हम यहाँ पे ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये आपकी समझ के लिए, एरो ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, कि मैंने यहां से एंगल में किया है एंड दिस वाज 60 डिग्रीज। वी गॉट इट। ओके, यहां तक मसला। अब यही काम मैं दूसरी साइड से कर रहा हूं। अब देखिए फिर से मैं क्रॉस पे लेके आया, वर्टेक्स के ऊपर क्रॉस, लाइन के ऊपर लाइन। यस, अगर कोई मुझे पहले से जानता ना और डायरेक्ट ये वीडियो देखे, वो कहेगा सब पढ़ा देते नहीं है बस, मेरी जूता ही चल रही है ना, क्या ड्रामेबाजी चल रही है। उनको क्या पता, जो इधर पहले बैठे हुए हैं वो भी यही समझते हैं। हाँ, अब देखें, लाइन के साथ जिस लाइन पे हम आए हैं, जीरो ऊपर है, जीरो नीचे है कि 180? क्या नीचे है? 180. 180 नीचे है। तो काउंटिंग कहां से शुरू करनी है? तो जीरो के अलॉन्ग एंगल मेजर करना है। जीरो के अलॉन्ग देखें क्या एंगल आ रहा है, 60 के 120। इसका मतलब है कि अब भी एंगल क्या है? 60 है। अब हमने मेजर किया था, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं एरो डाल रहा हूं एंड पे, वो सिर्फ आपकी समझ के लिए कि मैं इस तरफ से मेजर कर रहा हूं। ये भी कितना है? और तीसरा एंगल मेजर करने के लिए, जब मैं वैसे भी 180 में से दोनों को माइनस कर सकता हूँ, लेकिन उसने कहा था मेजर करके मार्क करो, तो फिर से क्या होगा, नुक्कर के ऊपर नुक्कर, और लाइन के ऊपर लाइन। और अब आपको पता लग जाएगा ये भी एग्जैक्टली आता है 60 के ऊपर। किस पे आ रहा है एग्जैक्टली? 60. तो मैंने जनाब मेजर किया इसको, इधर से इस तरफ को मेजर किया, ये भी आया। दैट्स हाउ यू डू दिस। किसी को मसला? अब ये वो बात थी जो सिलेबस के अंदर थी, ये वो बात थी जो सिलेबस के। अब जो चीजें सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को आती हूँ, वो बातों की तरफ चलेंगे। चले जी। Sure. 3 मिनट। नेक्स्ट बात जी, ये मैं ऑटोग्राफ कर देता हूँ, ये लो जी। मजाक कर रहा हूँ यार, अच्छी भी क्या हुआ, एड्डी भी फैन फॉलोइंग नहीं है अब। ऑटोग्राफ कर रहे हैं, आपका ऑटोग्राफ क्या है? मैं अपने आप पर मेरे मैं मजाक कर रहा हूँ आपको। मैं फिजिकली, जब आप इधर आओगी या मैं उधर आऊंगा, फिजिकली दे दूंगा इंशाल्लाह। सुने जी, अब आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइसेक्टर। क्या? बाइसेक्टर, जो आधा आधा कर दे, जो क्या कर दे? आधा आधा। तो लाइन का बाइसेक्टर क्या होगा? जो लाइन को आधा आधा कर दे।
एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? जो एंगल को आधा आधा करते हैं, राइट। और भाई काम पे तवज्जो नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। यहां तक को मसला। सर पहले लाइन बनाते हैं, टेक एनी लेंथ रैंडमली, बगैर मेजरमेंट के मैंने एक लाइन लगा दी, दिस इज इट। डजंट मैटर कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, एक लाइन लगा दी, सबको लाइन नजर आ रही है, एवरीवन कैन सी द लाइन। जब भी किसी यस। चीज को क्या करना होता है, बाइसेक्ट करना होता है, हाफ करना होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं कंपास। क्या यूज करते हैं? सबसे एक्यूरेट बाइसेक्टर होता है कंपास। आप यहां पर रखिए, आपने कंपास कितनी खोलनी है, एट जितनी मर्जी खोल लें, कम से कम हाफ से ज्यादा हो, क्योंकि आप आधा आधा करने लगे हैं, क्योंकि आप क्या करने लगे हैं, कम से कम हाफ से ज्यादा हो, जितनी मर्जी खोल लें। ये मैंने एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रखा, हाफ से ज्यादा खुली हुई है ना, ये एक आर्क ड्रॉ कर दी, और ये दूसरी तरफ भी करनी है, विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ द कंपास एंड दिस पेंसिल। दूसरे पॉइंट पे जाके भी यही काम करना है, बड़ी एहतियात के साथ दूसरे पॉइंट पे रखें, और ये देखें दो आर्क शॉर्ट ड्रॉ करें, और ये आर्क्स देखें कहां पर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब आप इन दो लाइनों को आपस में जोड़ेंगे, व्हेन यू कंबाइन दीज टू पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स आपने जोड़ने हैं, और ये देखिए दो पॉइंट्स के लिए फिर वही तरीका, पहले पेंसिल रखी, फिर स्केल रखा, फिर दूसरी जगह पेंसिल रखी और स्केल को उसके साथ एडजस्ट किया, फिर हल्का सा इधर से चेक किया जी उसके मिड से आ रही है, इधर चेक किया मिड से आ रही, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकला है। और ये जो लाइन बनी है ये एग्जैक्टली बाइसेक्टर है। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, लेट्स मेजर दिस। कैमरामैन फोकस। सर जरा प्लीज गौर कीजिएगा, मेजर करते हैं तो ये लाइन है कोई 1.27 है या 8 है आपके ख्याल में? द जूरी सेज इट इज 1.27, इट इज 1.2, नहीं सॉरी 2.7, इट इज 2.7। 2 पॉइंट, इट इज 2 पॉइंट। तो जरा आप मिड पॉइंट तक फोकस करें। मिड पॉइंट कितना है जी? 1.4 के करीब है, 1 पॉइंट। सिंस मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूं और कैमरा नहीं, 2.7 था, 2 पॉइंट, जरा 2.7 का ऑफ करें क्या बनता है कैलकुलेटर पे? 1.1, सुबह अल्लाह, 1.35। सो दिस वाज 1 पॉइंट, एक्चुअली इट वाज 1 पॉइंट। आप देखें मैं फुटे से 1.35 बनाता, इतना एक्यूरेट ना बना सकता था। गॉट इट? ये हो गया हमारा लाइन बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं। पहली चीज आप ये सीख लीजिए कि एंगल बनते कैसे हैं। आपको इस कंपास के फायदे बताऊं तो आप देखें, ये एक लाइन है बेटे, इट इज अ रैंडम लाइन। अब लाइन को बाइसेक्ट नहीं करना तो आई डोंट केयर ये लाइन क्या है। प्यारे बेटे, मैंने यहां पर फर्ज करें, आप देखें कंपास से कितने मजे मजे की चीजें हो सकती हैं। मैंने एक पॉइंट रखा है ए, और भाई यहां पे मैंने कंपास रखी, और मैंने यहां से इस लाइन पे एक सेमी सर्कल सा ड्रॉ कर दिया, कर दिया। अब ये वो ट्रिक्स हैं जो पेपर में आपके सिलेबस में शामिल नहीं, बट आई एम जस्ट, अगर मैं इस कंपास को इतना ही खुला रहने दूं, चेंज ना करूं, पढ़ा पढ़ा के बुढ़ा हो गया हूं। अच्छा, अगर मैंने ये ऐसे ही किया और इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज, और मैंने इसको इस पॉइंट पर अब रख दिया जहां ये इस लाइन पे आया था, और फिर से एक आर्क ड्रॉ की, तो आपको पता है ये कितने का एंगल बन गया है? दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्रीज। ये कितना है? दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री एंगल। कितने का एंगल बनेगा ये? चेक कर लें बेशक। एलो जी, नुक्कर पे नुक्कर रखी और ये लाइन पे लाइन डाली, एग्जैक्ट 60 डिग्रीज का एंगल बन गया। जितना मर्जी खोलो, डजेंट मैटर, लेकिन चेंज किए बगैर आपने आर्क बना दी। और अगर मैं अब 60 वाली ये इस पॉइंट पे रखे जहां पे 60 बना था, अगर मैं इस पॉइंट से दोबारा इस गोल, ये जो दायरा बना था, इस गोल दायरे पे दोबारा, एक मिनट बाहर हो,
अगर मैं यहां पर इस गोल दायरे पे दोबारा से एक आर्क बनाता हूं और इस पॉइंट को अब जोड़ता हूं पेंसिल से, दिस बिकम्स 60 + 60 एंड द जूरी सेज द आंसर शुड बी 120। क्या आंसर होना चाहिए? क्या ये सिलेबस में है कि आपने ऐसे बनाना है? नो, इट इज नो मोर इन सिलेबस। अगर आप नोट करें तो देखें, ये लाइन पे लाइन फुटे फुटा और ये हमारे पास एग्जैक्टली कहां पे बन गया? इट इज 120। और अगर ये 120 नहीं बना हुआ तो फिर देर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर ड्राइंग, हमने अपनी लाइन में कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम की है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? एग्जैक्ट 60 और 120 पे आ रहे हैं दोनों लाइन। कैमरामैन को फोकस कराते हैं, शायद आपको भी पता लग जाए एग्जैक्ट 60 और 120 पे। अब एंगल बाइसेक्टर में क्या करना होता है? हमने कहा था एंगल बाइसेक्टर का मतलब है जो एंगल को आधा करे, जो एंगल को, भाई 60 और 120 का हाफ क्या होता है बोला था प्लीज? 120 + 60/2 क्या आता है? 160 प्लस 120 + 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? अब देखिए, जिन जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है, जिस एंगल को, उस एंगल के दो पॉइंट्स लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 60 और 120 बना हुआ था, मैंने 60 से एक आर्क खोली, जनाब यहाँ कोई आर्क ड्रॉ कर देते हैं, ये एक आर्क बना दी। और 60 और 120 के, हाँ आप 90 बनाना चाहते ना, ये 120 वाले पे रखा, आर्क बना दी। जहां ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से मैंने ये बड़ी एहतियात से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल क्या बन गया? 90 डिग्रीज। क्या बन गया? मैम सॉरी, आज तो मैं बहुत माजूर खाऊं लेकिन आपको रुकना ही पड़ेगा। मैंने सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक्स में खत्म करना है, दो ही हैं, एक खत्म होने वाला है, दूसरा मेरा आज आखिरी दिन है, कल मुझे पता ही नहीं आना भी मैंने कि नहीं काम, लेकिन मुझे काम तो करन दो ना, दिया क्या पता होता है। आप सुने, सोचे मैंने 60 के एंगल को बाइसेक्ट करना हो, किसको करना हो, यानी 30 का एंगल बनाना हो, तो 30 कहाँ आता है? 60 का हाफ करके। तो मैं इस कंपास को जीरो पे रख के आर्क बनाऊंगा। ये देखें, ये है जीरो का पॉइंट, दिस इज जीरो का पॉइंट, ये जीरो का पॉइंट से मैंने आर्क बनाई। और ये 60 पे रख के मैंने आर्क बनाई, ये 60, इनको जोड़ूंगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। पता लग गया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? पता लग गया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? यस सर। यस। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बेटे किसी भी लाइन को जब ऐसे हाफ करते हो तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये बनता ही 90 डिग्री पे है। इस पे बनता है ये। समझ आ गई बात? एंगल के लिए नहीं कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड यूज हो सकता, लाइन के लिए यूज होता है। इसके लिए यूज होता है। वी क्लियर सो फार? कोई कंफ्यूजन? ये लो, जाओ, 500 में बिकेगा, खुदा कर रहा हूँ नहीं बिकेगा, 500 में सिर्फ 500। हो गया। अच्छा जी, एक और चीज आई वॉन्ट यू ऑल टू नो फ्रॉम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एंड दैट इज लोकस या लोकाई। इसका सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं। लोकस का क्या, लोकस होता है लोकेशन, लोकस क्या होता है? लोकाई इज, जैसे सिलेबस होता है, सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबाए। क्या बताया चलो? बाय। अच्छा, सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबाई, लोकस का प्लूरल होगा लोकाई। यानी लोकेशन ऑफ सच पॉइंट्स जो कोई दो पॉइंट्स से सारे इक्वी डिस्टेंट है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे प्लीज तवज्जो से सुन लीजिए। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है भाई? लौकी, हाँ लौकी बन जाती। अम्मी को बताओ, अम्मी लौकी इतनी आसानी से बन जाती है। ये सारे पॉइंट्स जो लोकी। है, ये इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, सुने, यार लोका। तो इसका मतलब है जो हमारा सर्कल है इट इज बेसिकली लोकाय ना। यहां तक समझ आ गया? क्या दो पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस के भी पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दिस इज ए, और ए ये बी है। कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम हेयर। तो मैं क्या करूंगा,
मैं भाई इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा। ये जनाब, ये एक आर्क ड्रॉ की और दूसरी तरफ एक आर्क ड्रॉ की, सॉरी, दूसरी तरफ आर्क ड्रॉ की, बी से भी इसी तरह से किया, इस तरफ आर्क ड्रॉ की और दूसरी तरफ आर्क ड्रॉ की। इन दोनों को जब जोड़ दिया मैंने, तो यस, ये अगर ए बी लाइन होती तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। लेकिन अगर ये लाइन नहीं भी है, इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो जितने ए से दूर हैं, किसी भी पॉइंट को रेफर कर लें, उतना ही बी से दूर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने जब ए और बी से आर्क्स रखे, इसी तरह एंगल के लिए जो हमने बनाया था, एंगल को जब बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों लाइन से जो दरमियान, जैसे ये एक एंगल है मेरे पास, अगर मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करता हूं, तो ये जो पूरी लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो जितने इस लाइन से दूर होंगे, उतने ही इस लाइन से दूर होंगे। समझ आ गई ये बात? ये लो 500 और। अभी है कुछ? कर लो कर लो कर लो। ये सिलेबस में चूंकि है नहीं ना, मैं इसलिए इंतजार नहीं कर रहा कि आप इसको बनाएं। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 4.25। आप इस पार्ट की, बेटे प्लीज, जिससे नहीं पढ़ना यार बाहर चला जाना, काम कराने दो मुझे। आपस में बात मत करो, सिर्फ मेरे से सवाल पूछना है तो बोल लो। ये हमारे चूंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। आप रिकॉर्डिंग देख ली, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम ओके है ना? सर अब कहाँ मुझे क्या था? आपको, आप लोकल ही था बेटे, फिर देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। अब भाई व्हाट आई वांट इज कि मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करूं, बिकॉज आई नीड अ प्रिंट टू गो फर्दर। लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस फॉर अस। बाकी दुनिया पता नहीं किस सीक्वेंस से इसको पढ़ती है, हमने जिस सीक्वेंस से पढ़ा है उसमें दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक। बेटा चुप नहीं होगी आप? जी सर, सॉरी, कुछ कहना है? हुक्म करें। रुको इसको 1 मिनट। बेटे एक काम हम लोग करते होते हैं कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर साइंस कह रहा हूँ, कंप्यूटर के ऊपर एक काम करता हूँ। वो क्या काम है? पिक्चर्स ड्रॉ करना। कर लेते हैं ना ये काम हम? मैं जरा इसको थोड़ा सा और दाएं बाएं करता हूँ। राइट, डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम के साथ अब हम क्या क्या कर सकते हैं? बेटा प्लीज उठो और बाहर चले जाओ। क्या बाड़ में जाए, पेंसिल में जो करा रहा हूँ उसको देख, बाद में देखेंगे। डायग्राम बनी हुई है। पुराने जमाने में ये पॉसिबल नहीं था। आज के जमाने में क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस डायग्राम को यहां से उठाऊं और यहां ले जाऊं? आपको पता है ना कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर काम करता है ऑन ऑफ पे। कंप्यूटर कैसे काम करता है? अभी कंप्यूटर के ये समझे, बाकी सब कुछ ऑफ है, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ब्लैक कलर की, समझे ये ऑन है। अभी कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ ये वाले सर सेल्स या ये स्क्रीन इज वाले नॉट बल्ब शेयर। ऑन है। बड़ी देर से नहीं शेड हुई बेटे, पहले से। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बार रिपीट कर देता हूँ। हम कंप्यूटर पे एक काम करते हैं, और वो क्या होता है कि हम इस पिक्चर को उठाते हैं और यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं। कंप्यूटर काम कैसे करता है? ऑन ऑफ पे। समझे, पूरी स्क्रीन में, सारी स्क्रीन जो है जिसको आप पिक्सल्स कहते हैं, ये बल्ब्स हैं, और सारे बल्ब ऑफ हैं, सारे बल्ब्स। सिर्फ और सिर्फ ऑन कौन से बल्ब हैं? ये बल्ब ऑन है। ये वाले बल्ब क्या है? जिन पे ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, राइट? कंप्यूटर को तो नहीं पता ट्रायंगल है ना, हमें इसकी शक्ल ट्रायंगल जैसी नजर आ रही है। क्यों? उसने एक खास नंबर ऑफ बल्ब ऑफ। क्या साइंटिफिक नॉलेज है
जो कंप्यूटर को ये समझाती है कि पुत्र जब मैं इसको इधर से इधर लेके जाऊं तो तुमने फलां फलां बल्ब ऑन करने हैं, बाकी ऑफ कर देना। इसके साइज में कोई फर्क पड़ा? कुछ करते हैं ना, कोई कैलकुलेशन होती है ना जिससे उसको पता लगता है कि मैंने क्या करना है। कोई साइज में फर्क नहीं पड़ा। ओके। क्या हम इसके साथ एक और काम ये नहीं करते? क्या हम इसका साइज छोटा बड़ा करते हैं? आप देखिए, जब मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर रहा हूं, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, तो वो इक्वली छोटा बड़ा हो रहा है। वो खास रेशियो है जो फिक्स्ड है इसके साथ। राइट? यस और नो? ओके। फिर क्या ऐसा भी हो जाता है कि मैं इसकी डुप्लीकेट का बटन दबाऊं तो एग्जैक्ट सेम चीज बन जाती है? फिर क्या ऐसा भी हो जाता है कि मैं इसे घुमा सकता हूँ यहां से? ये सब कैलकुलेशंस क्या हैं? मैथ्स में वी हैव सम नेम्स फॉर देम। तो द टॉपिक वी आर लेफ्ट विद इज, पहला टॉपिक, उसके अंदर पहली चीज जो है वो है आपको सीखनी ट्रांसलेशन। क्या सीखना है? द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम हियर इज, जो आपने सीखनी है, दैट इज एनलार्जमेंट। क्या चार वर्ड्स मैंने याद कराए? ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन। तो फिर ऐसा करते हैं, दूसरी चीज एनलार्जमेंट की बजाय रख लेते हैं रिफ्लेक्शन। जो तीसरी चीज आपने सीखनी है वो क्या है? दैट विल बी इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट रिवर्स भी हो सकती है और इनलार्जमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी आप स्ट्रक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं उसके साइज से और उसके साइज से, लेकिन किसी फिक्स रेशियो में, लेकिन किसी फिक्स। और चौथी चीज जो आप सीखेंगे वो है रोटेशन। वो क्या है? उससे रिलेटेड एक वर्कशीट मैंने ऑलरेडी उसको कह दिया प्रिंट करने के लिए, अभी हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे वो प्रिंट आता है, मैं आपको सिखाऊंगा कि इन चारों में से ये बटर पेपर जो आपको कहा है इस्तेमाल करने के लिए ट्रेसिंग, ये रोटेशन में इस्तेमाल होता, बाकियों में इसकी जरूरत। पहला सवाल कहता है रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग शेप एंड लाइन। लाइन एक्स इक्वल टू जीरो, कैन यू आइडेंटिफाई लाइन एक्स इक्वल टू जीरो? लाइन एक्स इक्वल टू जीरो क्या है? दिस इज लाइन एक्स इक्वल टू जीरो। ये देखें, ये लाइन एक्स इक्वल टू जीरो है। और रिफ्लेक्शन करनी है तो हमने हर पॉइंट का देखना है उससे कितना फासला। ये जो डी पॉइंट था एक बॉक्स दूर है, सी पॉइंट जो है तीन बॉक्स दूर है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और मिरर का फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक बॉक्स दूर है तो ये भी एक बॉक्स दूर होना चाहिए। ये दो बॉक्स दूर है, ये भी दो बॉक्स दूर होना चाहिए। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग इट शुड फॉर्म। ये चार बॉक्स दूर है तो ये भी एक दो तीन चार यहाँ पर आना चाहिए। ए पॉइंट यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर रहा होना चाहिए। और जब आप इस रिफ्लेक्शन के साथ इन कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दिस इज हाउ यू फॉर्म अ न्यू पिक्चर। और उनके नाम आमतौर पे हम ये रख लेते हैं, ए का रिफ्लेक्टेड पॉइंट ए डैश कहलाता है, बी का, सो वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द पिक्चर एक्चुअली, हम किसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं? कोऑर्डिनेट्स को। किसको? फिर उन्हें जोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली पिक्चर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपको सीखना क्या है इसमें से? व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम हियर? आपको सीखना इसमें से ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्शन जिस भी लाइन में से करा रहा है, वो लाइन कैसे आइडेंटिफाई करनी है। तो वो जो शेडिंग वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, वो जो लाइंस ऑफ इक्वेशंस पढ़ा हुआ है, वो इधर आपको हेल्प करता है। आपको मेरा सीक्वेंस ऑफ सिलेबस समझ आ? पेपर में उसने किस सीक्वेंस से रखा, आपने सिलेबस में देखा ना उसने किस सीक्वेंस से रखा? आप लोगों ने बुक्स भी देखी होगी मैथ्स से किस सीक्वेंस की, और आप कहीं ना कहीं पढ़ के भी आए हुए हैं मैथ्स। आपको पता लग रहा है मैं जिस सीक्वेंस से लेके जा रहा हूँ वो कितना ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंस है। हर चीज दूसरे चैप्टर के साथ रिलेटेड है। मुझे शायद ही पूरे सिलेबस में कहीं कहना पड़ा है कि ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, और अगर मैंने कभी कही है तो किसके लिए कही है? जो हमारे सिलेबस में, मैंने कहा ये ए लेवल के सिलेबस की बात है, छोड़ देते हैं इसको, हम इससे आगे नहीं जाते। इसी तरह से काम करेंगे इंशाल्लाह। हर चैप्टर रिवीजन भी इसलिए इसी सीक्वेंस में कीजिएगा, आपका हर चैप्टर क्लियर होता जाएगा। ठीक है? और पेपर में जब आप पास पेपर हम करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चंस भी इसी तरह से मर्ज्ड है। एक पार्ट फलां टॉपिक से, दूसरा फलां से, तीसरा फलां से। रिफ्लेक्शन समझ आ गई? दिस वाज अ सॉल्व्ड एग्जांपल।
डिस्क्राइब फुली, अच्छा इसको छोड़ दें भी, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही पता नहीं क्यों इधर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमने नहीं, गलती से इधर प्रिंट हो गया। इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन नीचे से देखेंगे तो बाद में देखेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में देखेंगे। देयर हैज समथिंग हैज हैपेंड हियर, बाद में देखेंगे ये क्या है। फिलहाल मुझे आपसे रिफ्लेक्शन की बात किया तो रिफ्लेक्शन ही करानी है। क्या कहता है, y इज इक्वल टू 3 में से रिफ्लेक्शन कराएं। कहां से रिफ्लेक्शन कराएं, तो y इक्वल टू 3 ढूंढ लें। भाई y इक्वल टू 3 कहाँ है। अगर आप इसको 1 कंसिडर करते हैं, इसको 2 कंसिडर करते हैं, तो ये 3 होगा। यहाँ नंबर्स नहीं लगे हुए। मुझे लगता है कि शायद y इक्वल टू 3 में इस तरह से हुआ है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 और मैंने y इक्वल टू 3 की लाइन बना देनी है सबसे पहले। ये मेरी y इक्वल टू 3 की लाइन है। आपके पास चूंकि स्केल और पेंसिल होगी, आप डायरेक्टली एक्यूरेटली बना लेंगे। ये मेरी y इक्वल टू 3 की लाइन, रिफ्लेक्शन करानी है। क्या कराना है, लेट मी फर्स्ट गिव देम सम नेम्स, लेट्स कॉल दिस, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, और इसको सिंपली क्या करना है, आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द, काउंट करने बॉक्सेस, 1 2 3, तीस, राइट। प्लीज, थैंक यू। 1 2 और 3, तो इसी तरह इधर जाएंगे। वन, ये कित एक दो और तीसरे पॉइंट पे जाके मेरे पास ए है, तो एक दो और तीस, यहां मेरा ए बन जाएगा, लेट्स कॉल इट ए डैश। बी भी इसी तरह से बन जाएगा, यहां मेरा बी बन जाएगा, लेट्स कॉल इट बी डैश। और मुझे जो अपना सी बनाना है वो कितनी दूर है, 1 2 3 4 5, छठे पे जाके सी आता है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ इसी सी के ऑपोजिट, 1 2 3 4 5, छठे पे जाके सी आता है, दिस बिकम्स माई सी डैश। और मैं जब इन पॉइंट्स को जोड़ता हूँ, आई गेट द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल। रिफ्लेक्शन हो रही है ना, मैंने कहा था मुझे क्या करना है, पॉइंट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट कराने हैं। पिक्चर क्या बनती है इस बारे में मैंने सोचना ही, रिफ्लेक्शन हो रही है, क्या हो रही है, समझ आ गई रिफ्लेक्शन। क्या ये किसी और लाइन में से रिफ्लेक्ट कराना होता आपके लिए मुश्किल होता। y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन है, पहले ये आइडेंटिफाई करें, y इक्वल टू एक्स ये लाइन है, इसमें से रिफ्लेक्ट कराना है आप। वी क्लियर ऑन दिस। यहां बेटे आ जाता है लफ्ज अब ट्रांसलेट। क्या आ गया, द वर्ड ट्रांसलेट सिंपली मीन्स मूव। क्या मतलब है इसका, और वो कह रहा है इस तरह मूव करें। क्या हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, 3 पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है राइट साइड को, और नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है, और वाई वाले पे नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव हो तो। ट्रांसलेट करने का मतलब है इस डायग्राम को उठाना है, ये देखिए हमने उठा के रखा है। हर कोऑर्डिनेट को 3 स्टेप्स राइट, 1 2 3 यहाँ पे बनेगा, और -2 था, 2 स्टेप्स नीचे, 1 2। सो ये अगर ए था, यहाँ ए डैश बनेगा। देखिएगा यही नहीं किया, देखें वहां ए डैश और ये ए डैश सही नहीं, यही भी नहीं बना हुआ, ये देखें सारे कोऑर्डिनेट्स के साथ यही करेंगे, या राइट जा रहे होंगे या लेफ्ट जा रहे होंगे या अप जा रहे होंगे, या दैट्स योर ट्रांसलेशन। और पेपर में सिर्फ ये करने को नहीं आता, वो कहते हैं डिस्क्राइब करें। तो आप फिर उसको फाइंड करने के लिए लाइनें ड्रॉ करके देख लेते, एक्स एक्सिस के ग्रिड पे काम हो रहा है, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑलवेज थिंक इन 2D। या राइट को जा रहे हैं या लेफ्ट को जा रहे हैं, राइट हो रहा है या लेफ्ट हो रहा है, या आपको हो रहा है या कोई कंफ्यूजन। गर्ल्स को नहीं वर्कशीट देगी वो, आ जाता है। इसको ट्रांसलेट करना है, -4 का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट साइड को। -1 का क्या मतलब होता है, डाउनवर्ड्स। वो उसके ऊपर भी पिक्चर बन रही हो, इट डजेंट मैटर, बना देनी। ये उसने कहा जी वर्कआउट द फॉलोइंग, ये बनी हुई है, ये कुछ ट्रांसलेशन हुई हुई है, वर्कआउट द वेक्टर दैट ट्रांसलेट्स दिस, वेक्टर निकालना, राइट डाउन, राइट और डाउन, राइट और किसी एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट काउंट कर लें, आपको पता लग जाए, वही सबके लिए चल रहा हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दिस केस कॉल्ड। अब आ जाते हैं बात इनलार्जमेंट पे। इनलार्ज से क्या मुराद है, या आपने बड़ा करना है, बड़ा और छोटा। प्यारे बेटे, हम में से हर बच्चे को ये शौक होता है कि मुझे बड़ा समझा जाए घर में, आपकी एज में स्पेशली ये शौक होता है, और बड़ी उम्र के साथ ये शौक बढ़ता जाता है, क्योंकि हमेशा हमारे खानदान में, हमारे दोस्तों के साइकिल में कोई ना कोई हमसे बड़ा होता ही है। हमारी एक बड़ी मजबूरी ये है कि हम जब घर में, जिस घर में पैदा होते हैं, उस घर में हमें, चूंकि उस घर में तो एक ही बच्चा होता है, यानी यू आर द चाइल्ड ऑफ दैट घर,
या आपके नंबर पे वही एक बच्चा है, तो उसको जो लाड प्यार या जो सेंटर ऑफ अटेंशन घर में मिलता है, वो चाहता है भी यही मिले। और आजकल तो स्कूलों में पढ़ाने का रिवाज भी ये, हर बात पे वाह क्या काम हो। मेरी बेटी आज पा रही थी, मैं मामा मैंने उर्दू का काम किया, मैम कह रही वाह हिसाब ने खत्म कर लिया। और मैं सोचता हूँ मेरी बच्ची को भी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएगी तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही नहीं होगी कि हर जगह पे सेंटर ऑफ अटेंशन भी मैं ही हूँ, सबसे अकलमंद भी मुझे ही कहा जाए। मैं सिर्फ गिलास उठा के दाएं हाथ से बाएं हाथ में पकड़ लूं, लोग के पता नहीं क्या कमाल कर दिया, तालियां बजनी शुरू हो जाए, तियारा आ जाए, वो क्या वो जो पार्टी पार्टी पॉपर। और ये बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा? सबसे बड़ी तकलीफ जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाके होती है ना, जितनी जल्दी आप वो सह लें उतना अच्छा। और लोग कोशिश करते हैं 50-50 साल ना वो तकलीफ सह सकें। और हमने तो अपने वालदेन को, ग्रैंड पेरेंट्स को, चाचा ताया को, सबको देखा, वो कोशिश करते हैं ये तकलीफ ना ही, आप सिर्फ उस तकलीफ को प्रोलॉन्ग कर रहे हो। एक ही दफा बैंडेज उतार दें, वो बैंडेज क्या है? यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑन लाइफ स्टेज। आप किसी जगह पे भी सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द होल मशीन। तो मैं बार बार मजाक करता होता हूँ, घर में लड़ाई में अम्मी अबू की कभी देखी है? इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, 9.9 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स सिर्फ एक ही वजह होगी। अम्मी चाहती है सबके सामने ये प्रूव हो जाए मैं सबसे अक्लमंद हूँ, और अब्बा चाहते हैं ये समझ जाएं सारे लोग मैं अक्लमंद हूँ। सो दे आर बोथ ऑलवेज फाइटिंग टू प्रूव बोता अक्ल अला केड़ा है। बस दैट्स इट। क्यों हो रहा है, मैंने आपको उसकी रूट कॉज बताई है। घर में आप जब पैदा हुए थे यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, अब आप सोच रहे हैं सारी जिंदगी ऐसी रहे, नो। शायद हम पेरेंट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता और टीचर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता सबको बताना, डिस्करेज भी करना आना चाहिए। आप देखते हैं ना, जब किसी बच्चे में थोड़ी सी वो परेशानी फील होती है, मैं उसको बहुत सर पे चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और जब किसी का दिमाग खराब होता है तो मैं कैसे कैसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर देता हूँ, उसको जरा वापस कायदे में लाने के लिए। आंधे हो फिर नहीं, टीट के ढीठ है फिर भी कफ के साथ खेलते रहते हैं। सिमिलैरिटी का एक चैप्टर हमने पढ़ा था। जब किसी शेप को आप एनलार्ज करेंगे, जैसे ये एक एबीसीडी है, इसको बड़ा किया हमने और ये शेप बना दी। ये देखें, ये दोनों एनलार्ज ये नजर आ रहे हैं, क्या ये दोनों शेप सिमिलर नहीं है? सिमिलरिटी के चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी क्या? एक फैक्टर, एक कांस्टेंट रेशियो पढ़ी थी। उस कांस्टेंट रेशियो को एनलार्जमेंट के चैप्टर में कहते हैं स्केल फैक्टर। क्या कहते हैं उसको बेटे? ये लफ्ज लिखा हुआ है, फैक्टर। स्केल। स्केल फैक्टर इज दैट रेशियो, दैट कांस्टेंट रेशियो जो हर साइड पे अप्लाई हो नहीं है, जो हर साइड पे। उस स्केल अप्लाई। फैक्टर का इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ ना सिर्फ ये कि इनलार्जमेंट में, बल्कि हम एक सेंटर भी निकालते हैं जहां से पकड़ के इनलार्ज किया जा रहा हो। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी, जैसे इस सवाल में सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट शायद उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है ओरिजिन को, 0 और 0 को, ये देखें मार्क किया हुआ है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, काउंट करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से आप लाइनें लाइनें एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखिए सॉल्व एग्जांपल हमारे पास। आप लाइनें आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पता है, आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट में से अपने कोऑर्डिनेट तक गए और एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? स्केल फैक्टर का क्या रोल है? स्केल फैक्टर का रोल ये है कि जो रेशो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बन रही है, ये जो लेंथ ये बन रही है, यानी दिस लेंथ ए डिवाइडेड बाय बी हमेशा सेम रहेगी। ए डिवाइडेड बाय बी हमेशा। द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर इज कि अगर पिक्चर आप बड़ी कर रहे हैं, अगर पिक्चर आप, योर enlargement फैक्टर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आता है सेम कि नहीं? आप चाहते हैं नंबर बड़ा हो जाए, तो 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से बड़े से? 2 से भी मल्टीप्लाई करें बड़ा हो जाता है, लेकिन आप उसको छोटा करना चाहते हैं, 1 से छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3/2 से स्केल फैक्टर है, तो आपकी पिक्चर से बड़ी पिक्चर न्यू बनेगी। और अगर स्केल फैक्टर है 2/3, तो अब ये 1 से छोटा है ना, तो जो न्यू पिक्चर बनेगी वो रिवर्स इनलार्जमेंट हो रही है, वो छोटी बनेगी। प्यारे बेटे, इनलार्जमेंट फैक्टर करने का तरीका ये आपके सामने। ज्वाइन ऑल द, आप सेंटर से सबको ज्वाइन कर दें। सेंटर इसमें -1 और 1 है। आपने अगर यहाँ वो बता रहा है कि आपने डिस्क्राइब करनी हो इनलार्जमेंट तो कैसे करनी है। अगर आपने इनलार्जमेंट, अगर इनलार्ज पिक्चर बनानी है, पहले पिक्चर बना के देख लेते हैं कैसे इनलार्ज पिक्चर बनानी है। एक अप्रोप्रिएट इनिशियल पॉइंट देखें, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ढूंढें इसके अंदर।
फिर उस पॉइंट से आप मल्टीप्लाई आपने उस पॉइंट से आपने अपने कोऑर्डिनेट को ज्वाइन किया, फिर जो भी आपकी लेंथ बनी, वो जो जो भी डिस्टेंस बना है आपका, और उस डिस्टेंस को भी हम कैसे मेजर करेंगे, एक्स और वाई की टर्म्स में। एक्स और आप उसको देखें, जो स्केल फैक्टर दिया गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या करते हैं, अब जो न्यू डिस्टेंस बन रहा है उसी सेंटर से आपने वो देखें एक्स और वाई की टर्म्स में, उसमें वही ये ए है, आपने उसका दो बॉक्स थे, स्केल फैक्टर 3 था, 2 3 क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे नया कोऑर्डिनेट उसका 6 पे जाके बनेगा, 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सिस पे क्या था, एक बॉक्स था, स्केल फैक्टर था 3, तो 1 2 3 ये आपका ए और ए डैश बन गया। क्या तीनों कोऑर्डिनेट्स इसी तरह निकाले जा सकते हैं, चार जितने चार कोऑर्डिनेट्स हैं चारों इसी तरह निकाले जा सकते हैं? और वो कर आपका 0% ध्यान है काम में, आपको पता है? ठीक है, तो पता है मैंने क्या बताया? स्केल फैक्टर को आपने जो भी आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वहां से जो आपका डिस्टेंस बनता है एक्स और वाई एक्सिस की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, एक्स और वाई एक्सिस की टर्म्स में, स्केल फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करना है। दो बॉक्सेस थे, 3 2 6 बॉक्सेस बन गए, एक बॉक्स था, 3 1 3 बॉक्सेस बन गए। इसी तरह सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल के आप इन लार्ज पिक्चर पे जा सकते हैं। यू नीड ओनली टू थिंग्स, स्केल फैक्टर एंड, और अगर डायग्राम ऑलरेडी बनी हो और आपको कहें डिफाइन करें जी इसका क्या स्केल फैक्टर है, और डिफाइन करें जी इसका सेंटर ऑफ वो कहाँ है, एनलार्जमेंट कहाँ है, आप क्या करते हैं, सिंपली आप उन दोनों डायग्राम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, क्या बोल रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और वो आपके सामने बन जाती है। सेंटर आ गया, सारी सेट कर रहे हैं, फिर आप काउंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे ये दो बॉक्सेस हैं, ये एक बॉक्सेस हैं, और उधर जाके कितना बन रहा है, 1 2 3 4, टू स्केल फैक्टर बन रहा है। समझ सकते हैं हम? स्केल फैक्टर हमने बताया 2 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं नहीं मैम, 3 क्वेश्चंस हुए, चौथा कराने लगा। एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक जिसके लिए मुझे प्रिंट आउट चाहिए, ये इनलार्जमेंट, लास्ट लास्ट बात, बिल्कुल आखिरी। रिफ्लेक्शन कर ली, ट्रांसलेशन कर ली हमने, इनलार्जमेंट कर ली, व्हाट आर वी लेफ्ट विद, रोटेशन। याद रहेगा हमारे पास, और पेपर में जब सवाल आएगा तो शायद कंबाइंड सवाल भी आ जाए। कंबाइंड सवाल कैसे होता है, कंबाइंड सवाल कैसे होता है, उसमें आपको पूरा पूरा बताना होता है। मिसाल के तौर पे जनाब ये बी सी कैसे बनी है, या बी डी कैसे बनी, तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन भी हुई है, फिर ट्रांसलेशन भी हुई है, या दो दफा रिफ्लेक्शन हुई है, या रोटेशन हुई, सारा कुछ कंबाइन है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। मैं अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा रहा, वो तो हम वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। व्हाट वी वांट टू डू इज रोटेशन। मुझे लग रहा है जैसे रोटेशन का कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं हुआ तो हम अभी ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेंगे। मैम प्लीज, आंख है ये का हाथी निकल गया दुम रह गई और आप कह रही हैं नहीं, ये कैसी बात हुई? आपकी बदकिस्मती की आपकी क्लास मेरे फौरन बाद है। रोटेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटे? रोटेशन का सवाल बेटे इसी तरह का होता है कि लिखा आता है ऑन द ग्रिड रोटेट अ ट्राइंगल ए। ट्राइंगल ए हमारे सामने, ये देखिए ट्राइंगल ए है, इसको क्या करना है, प्लीज तवज्जो काम पे, अब रोटेट करना है। वो हमेशा आपको बताएंगे कितना रोटेट करना है, यहाँ पे वो बता रहे हैं 180 डिग्रीज करना है, या आपके पास रोटेशन हुई भी आएगी, आप बताएंगे कितनी हुई है, और वो हमेशा आपको बताएंगे सेंटर। अबाउट होगा क्या मतलब है, इट इज। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ रही है क्या बात हो रही है? कैमरा ब्लरी है। कैमरा ब्लरी है, मैं दोबारा ठीक करता हूँ जी। ठीक है, सुने जी, पेपर में सवाल ऐसे ही आता है, दे टेल यू कि जनाब कितना रोटेशन करनी, कितने एंगल है, और 0 डिग्री, और रोटेशन हमेशा कितनी कितनी आती है, छोड़ दे भाई। रोटेशन आती है भाई, या वो आपको कहेंगे 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, या कहेंगे 180 डिग्री रोटेट हो रहा है, 270 कभी भी नहीं कहेंगे, या -90। -90 का क्या मतलब है, आप बताएंगे जनाब रोटेशन यहाँ हो रही है क्लॉकवाइज, या हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, समझ आ गई बात?
या क्लॉकवाइज रोटेशन है, या तो जारी बात है या 90 बतानी है या 180 बतानी है। तो -190 और -180 ऑटोमेटिकली खुद ही बन गई। ठीक है। रोटेशन करने का एक तरीका होता है कंपास वाला, जो पसंद भी नहीं है उसमें। अभी मैंने एंगल्स बना आगे दिखाए थे ना, 60 का, 90 का, परपेंडिकुलर, वो सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है, टेक्स अ लॉट लॉन्गर टाइम। एक आसान तरीका भी है। यू नीड टू नो सेंटर क्या है। अबाउट का मतलब है इधर रोटेट कराना है इस सेंटर पे, और ओ का मतलब है ये आपका रोटेशन पॉइंट का सेंटर है। समझे, आपने कंपास के साथ पकड़ के इस तस्वीर को ऐसे उठा के इधर लेके आना, राइट। अगर 180 रिफ्लेक्शन होती तो हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते और रिफ्लेक्शन ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ ए कहीं बनता। यू नो इट्स रोटेशन। ये क्या है, उसका आसान तरीन तरीका क्या है? कैमरामैन आ जा जल्दी से वापस। द आसान तरीन तरीका इज डू दिस। पकड़ ले भाई। यस। जरा करीब, और करीब हो जा, मैं मैनिक्योर कराता हूँ। और करीब कर ले। ट्रायंगल नजर आ रही है ट्रेसिंग पेपर में से? व्हाट यू हैव टू डू इज, आप स्केल यूज कर लें साथ, डायग्राम आपको उसके ऊपर ड्रॉ कर देनी है। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर क्या कर देना है? ड्राइंग। हमें सिर्फ अगेन कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए। क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट्स के अलावा असल में तो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बेटे ये मैं उठूं खुद तो समझ आनी है, हैं? क्यों हुआ है, चल बता दे। हमें असल में तो 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 वर्टिसेस के, हैं? लेकिन डायग्राम पूरी ड्रॉ कर लें। अब क्या कहा था उसने? रोटेट करना है। क्या करना है? तो भाई रोटेशन का कोई सेंटर भी था ना। सेंटर कहाँ है? वो नजर आ रहा है, उसने कहा था अबाउट वो करना है। इधर रख लेनी अपनी पेंसिल, प्रकार भी रखने की जरूरत नहीं। अब रोटेशन अगर उसने कही होती, सॉरी, अगर उसने कही होती रोटेशन करनी है 90 डिग्रीज, कितनी करनी है? मैं इसको 90 डिग्री, ओ नीचे वाला नहीं घुमाना, ऊपर वाला घुमाना। मैं इसको 90 डिग्रीज घुमा देता। 90 डिग्री घूम गया ना, पता लग गया ना, पेपर इधर से इधर 90 डिग्री हो गया। 180 का है, हेलो 180 पूरा घुमा दिया। घुमा दिया। वो डायग्राम जो इसके ऊपर बनाई थी वो कहाँ गई? ए जी वो डायग्राम। पुट्टा पकड़े डायग्राम बना लें। खत्म हो गया। जोर से ना यार, तालियां भी जाते कंजूस। बेटा बिजनेस प्रैक्टिस नहीं करनी, फ्यूचर कैरियर बैकअप प्लान। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा कोर्स, आप बायो सीएस की क्लास के बाद विल टॉक अगेन। ऑनलाइन वाले बच्चों को रोटेशन समझ आ गई? यस सर। चलो गुड।